जय फिजिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट फंडे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, जो कि आपके जो नीट एग्जाम होने वाला 17 जुलाई को उसमें आ सकते हैं। पहला थ्योरम क्या था? मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या होता है बेटा ये? तो कोई सर्किट दिया, बेसिक सर्किट है, ये आर है, ये स्मॉलर और कैपिटल जब बराबर हो जाएंगे तो पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लिखना अगर चाहते हो तो ये कंडीशन याद रख के लाइफ निकाल सकते हो तुम। अगर करना चाहते हो तो क्या लिख रहे हो? पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो आई स्क्वायर आर, आई की जगह प्लेस कर दोगे ई स्क्वायर बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू दैट विल कैपिटल आर, दैट विल इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर। ये मैक्सिमम पावर होने के लिए मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है? तो जब तभी होगी जब ये और ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे पावर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम पावर के लिए दोनों बराबर हो, टी आई आर इक्वल टी आर बोलते हैं ई स्क्वायर बटे 4 इंटू कैपिटल या 4 इंटू स्मॉलर कर लेंगे। मैक्सिमम पावर भी ई स्क्वायर बटे 4 का इंटू कैपिटल आर। और पावर एंड तो रेसिस्टेंस का ग्राफ खींचोगे तो इस पार्टिकुलर केस में क्या होता है? पावर मैक्सिमम होता। अगर लोड रेसिस्टेंस जीरो कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? लोड रेजिस्टेंस जीरो के लिए पावर जीरो, और लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिटी के लिए तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लेंगे क्या दिया? तो ई दिया हुआ, आर दिया हुआ, 6 ओम 12 ओम बोले कि आर की वैल्यू निकालो ताकि क्या हो? सर्किट में पावर मैक्सिमम हो, सर्किट में पावर क्या हो? मैक्सिमम हो। बाकी पावर ओवर के लिए फार्मूला तुम जानते हो, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। उनसे फार्मूले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या एच हीट पोटेंशियल आई स्क्वायर आर इंटू टी, हीट पोटेंशियल की वैल्यू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, वो भी क्वेश्चन जरूरत हो सकती है। या 6 ओम 12 ओम क्या करते हैं दोनों को? तो पैरेलल में है, तो जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? स्मॉलर की वैल्यू निकल जाएगी। दैट इज द कंडीशन फॉर तो मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर की वैल्यू ई स्क्वायर बटे 4 इंटू कैपिटल आर, ई स्क्वायर बटे 4 इंटू ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। 6 एंड 12 का कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। और जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू थी ई स्क्वायर बटे 4 इंटू, तो अब लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर ही होना, तो 4 इंटू तो लोड रेजिस्टेंस रख दोगे या इंटरनल रेजिस्टेंस रख दोगे, दैट विल, तो कंडीशन आ जाएगा मैक्सिमम पावर के लिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। दैट इज और मैक्सिमम पावर, पावर और रेजिस्टेंस का ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा। एक मिक्स ग्रुपिंग का भी केस आता है जहाँ पे बहुत सारे बैटरी है, ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बहुत सारे बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया और ऐसे से क्या करते? मिक्स ग्रुपिंग का केस ले रहे हैं पहला। यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की। मिक्स ग्रुपिंग में क्या थे? इसमें एन बैटरीज हैं और ऐसे से एम रोज है। एक रो के ईएमएफ एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, और ऐसे से कितने रोज हैं हमारे? तो एम रोज है। तो पहले तो बताता हो कि एक रो में एन बैटरी और एम रोज, तो टोटल नंबर ऑफ बैटरी एम इंटू एन हो जाएगा। हमें क्या लोड के थ्रू करंट ही पता करना होता, या फिर क्या मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन निकालना होता है कि लोड से करंट की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन निकालना होता है। लोड से करंट की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन निकालना होता है। क्या कर लेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ बैटरीज एम इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज कितना है? एम इंटू एन। क्लियर हो गया होगा? टोटल नंबर ऑफ बैटरीज एम इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज, पहला इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ बैटरीज के लिए एम इंटू एन आ जाएगा। नेट ईएमएफ एक रो का कितना आ जाएगा? एन ई, और सभी रोज पैरेलल में है, मतलब नेट ईएमएफ भी एन ही रहेगा। एक रो का एन ई और इक्विवेलेंट ईएमएफ भी एन ही होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई और एक रो का रेजिस्टेंस एन आर, ऐसे जैसे एम रोज हैं तो पैरेलल में एन आर बाई एम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर बाई एम हो जाएगा, और टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू वी बटे आर। करंट की वैल्यू, करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये और ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए, करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये दोनों बराबर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? तो एन ई बाई 2 इंटू कैपिटल आर करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए एन ई बाई 2 इंटू कैपिटल आर या कैपिटल आर और स्मॉलर बराबर कर दोगे एन ई बाई 2 इंटू कैपिटल या स्मॉलर के टर्म्स में तो एम ई बाई 2 इंटू स्मॉलर। जो गिवन होगा एन दिया हुआ तो ये और एम दिया हुआ तो ये, एक जल्दी से वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ बैटरीज 48 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बैटरीज 48, इंटरनल रेजिस्टेंस 4, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस देना तो 12, ईएमएफ बैटरी का एक बैटरी का 10 वोल्ट दिया हुआ, मैक्सिमम करंट निकालना है। क्या बताया? कंडीशन टोटल नंबर ऑफ बैटरीज एम इंटू एन दिया हुआ, एम और एन भी बताना कि कितने रो में कितने बैटरी है और कितने रोज है, सॉरी कितने, एक रो, 2 रो, 3 रो, कितने रोज हैं।
तो एक रो में कितने बैटरी चाहिए ये भी बताना आपको। तो कंडीशन लगा दोगे एन आर बाई एम, क्या करेंगे एन इंटू स्मॉलर बाई एम इजकल टू लोड, 12 से इक्वेट करोगे एन इंटू स्मॉलर बाई एम इजकल टू 12, एन इंटू स्मॉलर बाई एम इजकल टू 12, ये 4 डाल देंगे एन बाई एम इंटू 4 इजकल टू 12, एन इजकल टू थ्राइस एम आ जाएगा। एन और एम में रिलेशन तो एन इजकल टू थ्राइस है, एन इजकल टू थ्राइस एम आ जाएगा। एम एन का प्रोडक्ट कितना है 48, एम इंटू एन का प्रोडक्ट 48, एम इंटू एन का प्रोडक्ट 48, एन की जगह पे थ्राइस एम दैट विल इक्वल टू 48। तो क्या कर लेंगे 3 से में मारा जाएगा दैट विल एम स्क्वायर 16, एम की वैल्यू तो दैट विल 4 आ जाएगी, एम विल बी 4, एन इक्वल टू थ्राइस एम से एम वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाए 12। तो एक रो में 12 बैटरीज और नंबर ऑफ रोज तो कितने हमारे, तो नंबर ऑफ रोज 4, एन ई बाई 2r कर लोगे, एन की संख्या 12 आ चुके हैं, ई की वैल्यू 10 है, 2 इंटू कितना 12 काट दो कितना आ जाए 5 आ जाएगा। तो ये जो है तो दिया हुआ सीरीज में ही है, नेट ई एम एफ एन ई, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर, करंट थ्रू द लोड विल बी एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, ऐसे यूज कर लोगे। सारे बैटरीज के यहाँ तो सीरीज में कनेक्टेड हैं और लोड से करंट निकालना में। तो नेक्स्ट विल बी, अब आगे में क्या दिया हो तो इसके करो टीपीडी निकालो, डिस्चार्जिंग और ई माइनस आई आर, किसी का करो तो टीपीडी निकालना तो ई माइनस आई आर डिस्चार्जिंग का केस है। तो करस्पॉन्डिंग करो क्या दिया होता है, ऐसे बैटरीज दिए हुए हैं, कुछ रॉन्ग कनेक्शन में दिया हुआ है, टोटल एन बैटरीज है उसमें एक्स रॉन्ग है, तो नेट ई में कितना हो जाएगा एन माइनस 2x इंटू यू हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस एन आर ये रहेगा इसका, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये समझ आया कि टोटल नंबर ऑफ बैटरीज तो एन ही है, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज एन है, उसमें से एक्स रॉन्ग है, तो नेट ई में एन माइनस 2x इंटू ई हो जाता है। एक रॉन्ग है तो 2 डिस्टर्ब हो जाएंगे, 2 बेकार हो जाएंगे, तो एक्स रॉन्ग है तो 2x बेकार हो जाएगा, तो एन माइनस 2x इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, तो डायरेक्टली एन आर प्लस कैपिटल आर का कंडीशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट विल बी करंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, कितने 1 2 3 4 5 6 लोग हैं तो कोई 5 दिया रहेगा, 6 निकाल लोगे। बाकी सिर्फ अगर ऐसा कर दें सारे बैटरी ई एम एफ ई हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग कर दें या गोल से दिखा दें, तो इसमें 3 बैटरी है तो भी करंट ई बाई आर, और 30 बैटरी होता तो भी ई बटे आर होता है। इसको बोलते हैं करंट जनसंख्या से इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। और किसी भी 2 पॉइंट के बीच में निकालना होगा टीपीडी तो डायरेक्टली 0, यहाँ पे टीपीडी 0 या यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, इस केस में क्या था पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाता है 0 हो जाता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना तो 0 आ जाएगा। तो ये बैलेंस ब्रिज का एक केस देखें, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ, ये बीच में येलो वाला वायर अब ऊपर से जा रहा है, टच नहीं कर रहा, सोल्व कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ येलो वाला को हटा लिया पहले, येलो वाला को हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये येलो वाला बीच से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये येलो वाला पार्ट को हटा दिया तो ऐसा बन गया, ये बैलेंस दिस बाई दिस बैलेंस हो गया, तो ये हट जाएगा, ये बैलेंस में इसमें करंट 0 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और पैरेलल में 10 आ जाएगा। तो टोटल सर्किट का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 10 आ गया, 10 और ये 10 और ये 30, 10 था ये तो इसका 10 आया, और एक जो स्टार्टिंग में येलो वाला था तो वो भी 10 का क्या है दोनों आपस में, तो ऐसे सीरीज में है, ये 10 और 10 ये 20 हो जाएंगे, 10 और 20 आपस में किसमें हो गए पैरेलल में, 10 और 20 आपस में किसमें हो गए पैरेलल में हो गए, तो 10 और 20 पैरेलल में 20/3 हो गया, 20/3 हो गए। तो करंट की वैल्यू निकाल लोगे, I = V by R इक्विवेलेंट, B is 30 और R इक्विवेलेंट 20/3, I = V by R इक्विवेलेंट, B is 30 R इक्विवेलेंट is 20/3, दैट विल बी तो 4.5 आ जाएगा, करंट की वैल्यू बैटरी 4.5 आ जाएगा। तो वन मोर कॉन्सेप्ट, पोटेंशियोमीटर से तो मोस्टली केस में क्वेश्चंस आते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है उसका, तो 2 गिवन जो बैटरीज है उसका ईएमएफ का कंपेरिजन करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, तो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट। ये दिया हुआ कि बैटरी E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 है, और अगर E1 दे, E2 हटा के E1 लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गया, तो क्या रेशियो आता है इन दोनों बैटरीज के ईएमएफ का कंपेरिजन हो जाता है, E1/E2 = L1/L2, E1 पे L1 है और E2 के लिए L2 बैलेंसिंग लेंथ है, E1/E2 = L1/L2, जो बैलेंसिंग लेंथ का से तो ईएमएफ का कंपेरिजन कर लेते हैं। जब एक बार किसमें तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन में बैटरी को ले लें,
E1 माइनस E2 रॉन्ग में लेंथ W है और राइट में लेंथ तो R है, तो E1 बाई E2 का रेशियो यहाँ से भी ले लेते हैं R प्लस डब्ल्यू बटे R माइनस डब्ल्यू। R क्या है, राइट कॉम्बिनेशन में बैलेंसिंग लेंथ, और W क्या है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन में बैलेंसिंग लेंथ। R राइट कॉम्बिनेशन में बैलेंसिंग लेंथ और W रॉन्ग कॉम्बिनेशन में बैलेंसिंग लेंथ, तो ऐसा है ये। तो आगे बोले बोले रहे क्या करें, तो दैट भी इंटरनल डिस्टेंस भी निकालते हैं बैटरी का, पोटेंशियोमीटर से बैटरी का इंटरनल डिस्टेंस निकालते हैं, इसमें का इंटरनल डिस्टेंस निकालना। तो क्या करेंगे कि लोड कनेक्ट कर देंगे, एक क्या कर देंगे आप, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, लोड रेजिस्टेंस स्मॉलर है, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल है, इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू तो कैपिटल E बटे V माइनस 1। ये EMF E और ये क्या है, तो V TP टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उससे क्या निकल जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। कैपिटल R, E एंड V दिए हो सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो डेट भी इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज द मीटर ब्रिज, अननोन रेजिस्टेंस निकाल, मैचिंग टाइप के लिए बताए, EMF का कंपैरिजन करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो मीटर ब्रिज यूज करते हैं, वोल्टामीटर मेजर करने के लिए वोल्टा, आमीटर मेजर करने का आमीटर, गैल्वेमीटर का स्मॉल करंट के लिए तो लाइक तो गैल्वेमीटर यूज करते हैं, और अप डाउन वोल्टेज करने के लिए, वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए तो डेट भी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और तो डेट भी तो ये डायरेक्ट भी सवाल होते हैं लाइक एम्पलीफिकेशन के लिए किसको यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को, और लाइक रेक्टिफिकेशन के लिए तो जंक्शन डायोड को यूज करते हैं। तो गैल्वेमीटर से क्या बनाया आप, तो आमीटर बनाया, तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, शंटिंग हो जाता है, गैल्वेमीटर से IG करंट जा रहा है, इधर I माइनस IG जाएगा, IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो कैपिटल G कैपिटल S I एंड IG दिया हुआ, तो क्या निकल जाएगा, कोई 3 दिया रहेगा, 4th निकल जाएगा। आमीटर इस पूरे को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, आमीटर का रेजिस्टेंस GS बाई G प्लस S कहेंगे, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को आमीटर बोलते हैं। तो आमीटर का वैल्यू कितनी होगा, GS बाई G प्लस S। दिया हुआ कि 20% करंट कहाँ से जा रहा है, 20% करंट गैल्वेमीटर से जा रहा है, 80% इधर चले जाएगा, तो आमीटर का रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या दिया हुआ, 20% कहाँ से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से 20% ऑफ करंट पास थ्रू द गैल्वेमीटर, आमीटर का रेजिस्टेंस निकालें। करेंगे क्या हम लोग, टोटल करंट का 20% कहाँ जा रहा है, तो गैल्वेमीटर से, तो IG की वैल्यू दिया हुआ I इंटू 20%, तो I बटे 5, I माइनस IG कर दो 4I बाई 5, IG की वैल्यू I बटे 5 और I माइनस IG की वैल्यू 4I बाई 5, I बटे 5 इंटू G इज इक्वल टू I 4I बाई 5 इंटू S। तो S की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, S की वैल्यू G बाई 4, आमीटर का रेजिस्टेंस GS बाई G प्लस S, GS बाई G प्लस S, G को रखोगे S के जगह G बाई 4 रख दोगे, G इंटू G बाई 4 अपॉन G प्लस G बाई 4, तो डेट विल बी G प्लस G बाई 4 क्या टू G बाई 5 आ जाएगा। तो वोल्टमीटर ले लोगे, क्या करते हैं हम लोग, तो किसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक ह्यूज रेजिस्टेंस लगा दें, तो क्या बन जाता वो, तो वोल्टमीटर के रीड हो जाता। अब वोल्टमीटर के लिए हमें जानना क्या क्या है, तो वोल्टमीटर रीडिंग कैसे लेता, तो जो भी करंट जा रहा है IG जा रहा है इधर से, तो रीडिंग कितना जाएगा, V इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। इसमें सवाल आते हैं कि वोल्टमीटर की रीडिंग लें, तो डेट विल बी IG इंटू G प्लस R, डेट विल वोल्टमीटर रीडिंग आ जाएगी, कोई V IG G एंड R को 3 वैल्यू दिए रहेंगे, 4th निकल जाएगा। उसके अलावा वोल्टमीटर का तो कितना होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है, ह्यूज होता है। वोल्टमीटर को जोड़ते कैसे हैं, तो जब भी वोल्टमीटर से रीडिंग लेना होगा तो वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर का मतलब वही है, सीरीज में जैसे वोल्टेज का डिवीजन किया था ना, कहीं भी वोल्टेज निकालना तो सीरीज में डायरेक्ट रेशियो में, रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में वोल्टेज को बांट करके निकालते थे, वही केस यहाँ पे करना हो। या जो वोल्टमीटर का जो रीडिंग आती है, तो 2 पॉइंट में तो बैटरी लगे हुए, तो क्या E1 बटे R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 वाला केस भी यूज होगा यहाँ पे। वोल्टमीटर रीडिंग जोड़ते कैसे किस में, तो पैरेलल में, आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट। आमीटर के बारे में तो आइडियल आमीटर जीरो, और आमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो रीडिंग लेने के लिए जहाँ भी करंट का रीडिंग लेना होगा तो सीरीज में जोड़ते हैं। तो वन मोर कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पे दिया हुआ इस डायग्राम दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, टाइम कॉन्स्टेंट निकालना सर्किट का। डायरेक्टली जो जिस ब्रांच में तो रेसिस्टर्स है वहाँ पे कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, तो डायरेक्टली ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में या पैरेलल में नहीं कर सकते, तो करते क्या, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए देख लोगे, इंपॉर्टेंट फंडा है।
तो क्या करते हैं हम लोग, तो अगर हमें इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है, जहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली रेसिस्टर सीरीज है या पैरेलल है और पता नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो बैटरी का क्रॉस, जो बैटरी है हमारा, तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दोगे और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकाल लेंगे आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टाइम कांस्टेंट निकालना अलग केस होता है, t=0 पे और t=∞ पे करंट निकालना अलग केस होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कैपेसिटर के अक्रॉस अलग केस होता है। टाइम कांस्टेंट निकालना, टाइम कांस्टेंट का क्या फंडा दिया, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो और कैपेसिटर के दोनों यूनिट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में R/2, उसके साथ ये सीरीज में, तो 3R/2 हो गया। अब उसको C से गुना कर दोगे तो डेट विल, तो 3R/2 × C, डेट विल गिव यू टाइम कांस्टेंट। सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। उसके अलावा जो है, तो सर्किट में हमें क्या निकालना, तो अगर और कुछ एनालिसिस करना है सर्किट का, अस्सीडियस स्टेट में, अस्सीडियस स्टेट में करंट लिखना, तो अस्सीडियस स्टेट में कैपेसिटर को ओपन कर दोगे तो क्या होगा, तो ये ओपन हो गया तो करंट जो चलेगा इसी में हो जाएगा, ये दोनों किस में होगा, सीरीज में होगा, I=V/R हो जाएगा, उधर करंट 0 हो जाएगा। अस्सीडियस स्टेट की चर्चा किया गया। बाकी अगर t=0 पे या जस्ट क्लोजिंग द स्विच पे निकालना, अगर t=0 पे अगर निकालना, अगर t=0 पे अगर डिसीजन करना है, तो t=0 के लिए क्या कर लेंगे आप, इसको शॉर्ट कर देंगे, ये पैरेलल में हो जाएगा R + R 3R/2, I की वैल्यू V/3R/2, करंट की वैल्यू V/3R/2, दैट विल बी द करंट। तो नेक्स्ट जो है, क्या दिया हुआ था, ऐसा दिया हुआ RC दिया हुआ, टाइम कांस्टेंट R × C हो जाता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू R × C, कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू R × C। दो, अगर हमें जहाँ पे रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स डायरेक्टली दिख गए, ये दोनों रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में और कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट कितना होगा, 2C, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2, और दोनों गुना कर दोगे तो टाइम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। जहाँ पे रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स सीरीज पैरेलल में डायरेक्टली दिख जाते हैं, तो वहाँ पे डेट विल 2C एंड R/2, तो डेट विल गिव यू RC। जहाँ पे कैपेसिटर्स और रेसिस्टर्स डायरेक्टली जो दिख जा रहा है सीरीज में, ये ऐसा दिख जा रहा था, ये किसमें आता है, ये पैरेलल में है, और ऐसे भी क्या है, पैरेलल में जहाँ पे दिख जाएगा वहाँ के लिए बोल रहा हूँ। सीरीज पैरेलल में रेसिस्टर्स कैपेसिटर आइसोलेटेड लिंक का अपने आप ही दिख जा रहे हैं, तो गुना कर लो, कितना हो गया, तो C 3C और वो R/3, 3C एंड R/3 दोनों गुना कर दो, RC आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट विल बी RC। या फिर ऐसा दे दिया हुआ कुछ, R एंड C एंड 2C, R एंड R/2, क्या कर लेंगे इस केस में, तो ये डेट विल बी पैरेलल में है, पैरेलल में थ्राइस C हो गया, और वो पैरेलल में कितना हो गया, तो R/3 हो जाएगा, दोनों गुना कर लोगे, ये थ्राइस C और वो जो है R/2 एंड R पैरेलल में, तो कितना निकल के जाएगा, R/3 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे टाइम कांस्टेंट निकालने की जहाँ जरूरत पड़ेगी हमें। तो वन मोर इज, तो क्या दिया हुआ है, एक डीके का केस होता है जहाँ पे तो रेडियो एक्टिविटी में तो हाफ लाइफ दिया 50 साल, टाइम बताना 20% डीके और 80% डीके का टाइम निकालो। हमें जो हाफ से कंप्रेस हो जाता है एक मतलब हाफ लाइफ में, तो एक्चुअल सैंपल 1/2 के से रिड्यूस हो जाता है, तो वो किस पे अप्लाई करते हैं, तो जो हमें कंटेंट दिया रहेगा, इनिशियल एक्टिव एटम दिया हुआ फाइनल एक्टिव एटम पे लगाते हैं, तो डीके 20% हो गया, मतलब बचा हुआ कितना है, 80% बचा हुआ, सैंपल में 80% रिमेनिंग है, और 80% डीके हो गया, मतलब 20% रिमेनिंग है, तो उस पर लगा सकते हैं। 80% एक्टिव है, यहाँ पे 80% एक्टिव है, फाइनली 20% एक्टिव है, 80% एक्टिव है, 20% एक्टिव है, 80% रिमेनिंग, 20% रिमेनिंग, तो 80 से 40 हो जाए एक हाफ लाइफ में, 40 से 20 हो जाए एक हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ 50 तो 100 साल, डेट भी तो 100 ईयर्स में ऐसा हो जाएगा। तो डेट वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो हाफ का रिडक्शन लगाते हैं कहाँ पे लगाते हैं, हाफ का रिडक्शन कहाँ पे लगाया जाता है, जो सैंपल रिमेनिंग है, स्टेइंग है, एक्टिव है, तो एक्टिव वाला केसेस पे अप्लाई किया जाता है। तो डेट में आगे मूव करोगे, दिया हुआ कि डीके कितना कर जा रही है, डीके की वैल्यू दिया हुआ कि 40% डीके और 85% डीके, 40% डीके मतलब 60% रिमेनिंग और 15% रिमेनिंग, तो कितना हो जाएगा, तो 60 से 30 हो जाएगा, 60 से 30 एक हाफ लाइफ और 30 से 15 एक हाफ लाइफ, तो दैट भी 2 हाफ लाइफ इसमें भी लग रहा है। उसके अलावा तो दिया रहेगा, क्या दिया हुआ हमारे पास, तो 1/3 एंड 2/3,
बोला जा रहा है कि 1/3 डीके एंड 2/3 डीके में टाइम बताओ। 1/3 डीके मतलब 2/3 एक्टिव है, 2/3 से 1/3 होने का टाइम निकालना, एक हाफ लाइफ। 2/3 से 1/3 होने का टाइम एक हाफ लाइफ, 2/3 से 1/3 होने का टाइम कितना हाफ लाइफ, तो डेटली 1 हाफ लाइफ। 2/3 से 1/3 होने का तो डेट टाइम विल बी 1 हाफ लाइफ। तो 1/2 का पावर n सीरीज, 1/2 का पावर n सीरीज एक हाफ लाइफ में, तो 1:1/2 एक्चुअल सैंपल एक्टिव रहता है, 1/2 कन्वर्ट हो जाता है न्यू प्रोडक्ट में। तो एक हाफ लाइफ के बाद रेशियो 1:1, 2 हाफ लाइफ के बाद, 2 हाफ लाइफ के बाद रेशियो, एक हाफ लाइफ के बाद रेशियो 1:1, 2 हाफ लाइफ में 1:3, 3 हाफ लाइफ में 1:7, 4 हाफ लाइफ में 1:15, n हाफ लाइफ में तो 1:2 का पावर n-1 कर लोगे। अगर ये दिया हुआ कि इतने परसेंटेज में बात करोगे, एक हाफ लाइफ में 50-50% दोनों, 2 हाफ लाइफ में कितने नए प्रोडक्ट चेंज हो गए, 75% चेंज हो जाता है, बचा क्या 25% बच जाता है। 3 हाफ लाइफ में 87.5% चेंज हो जाता है, 4 हाफ लाइफ में 93 तो 4 हाफ लाइफ परसेंटेज में चेंज कर लोगे ऐसा, 93.25 चेंज हो जाता है 4 हाफ लाइफ में। नया प्रोडक्ट में चेंज हो जाता, बचता पुराना वाला कम बचता। नया प्रोडक्ट में चेंज होने का केस, तो एलआर सर्किट में क्या लिखते हैं, किसी इंस्टेंट पे करंट, तो बैटरी रहेगा तो करंट का ग्रोथ होगा, I = I max, I = E/R 1 - e ⁻ t/τ। टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, L/R होता है, टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू L/R। बाकी ये जो दिया हुआ, बाकी गेस करना चाहोगे तो क्या बोलते हैं, जो इंडक्टर है T = 0 पे शॉर्ट देते हो, T = 0 पे इंडक्टर को ओपन सर्किट, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। कैपेसिटर का उल्टा बिहेवियर होता है। और ये क्या, तो विदाउट बैटरी रहेगा एलआर सर्किट विदाउट बैटरी, तो करंट का डीके होगा, टाइम कॉन्स्टेंट L/R ही होगा। चार्ज के लिए तो क्या विदाउट बैटरी रहेगा, तो चार्ज का डीके, और विथ बैटरी रहेगा चार्ज का ग्रोथ होगा, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही होगा यहाँ पे। और टाइम कॉन्स्टेंट है तो C/R, टाइम कॉन्स्टेंट विल C/R। तो बिहेवियर देख लिया होगा, ये ऑलरेडी डिस्कशन किया चुका। करंट की वैल्यू तो 5 एम्पियर। बाकी जो है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, T = 0 पे करंट पूछा जाएगा तो कितना बताओगे, 5 एम्पियर ही, जबकि T = इन्फिनिटी पे तो 0 करंट हो जाएगा 80 स्टेट में। ये फॉरवर्ड ऐसी में फिर से करंट कितना, 5 एम्पियर। ये जंक्शन डायोड या इंडक्टर, कब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में, तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। तो ऐसे कहीं इन एलिमेंट्स का यूज करने की जरूरत पड़ सकती है हमें। RC लगा हुआ तो कितना, तो स्टेडी स्टेट में ओपन कर दो, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इंडक्टर T = 0 पे ओपन कर दोगे, या रिवर्स बायसिंग में तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 हो गई। बाकी यहाँ पे तो देख लेंगे वंस मोर फिर से सर्किट को। V एंड R क्या करना है, तो मैं तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज ड्रॉप निकालना और करंट ब्रांचेज में निकालना। स्टेडी स्टेट में काम कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट में कितना होता है, ये स्टेडी स्टेट में खुल जाएगा तो करंट बस इसी में जाएगा, और करंट इसी में जाएगा तो क्या कर लेंगे आप, स्टेडी स्टेट में खुल गया, करंट इसी में जाएगा तो टोटल का टोटल वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा, ड्रॉप यहाँ भी हो जाएगा। जितना ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना ही ड्रॉप कैपेसिटर में आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में ड्रॉप कितना जाएगा, भी हो जाएगा। कैपेसिटर में कितना निकालना जाता है, कैपेसिटर में निकाला जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप बताएं, तो कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा हमारा, तो भी हो जाएगा इस डायग्राम के लिए। बाकी जहाँ जैसा रहेगा, तो प्रोसेस क्या था, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन कर दिया आपने, और क्या कर दिया आपने, कैपेसिटर ओपन कर दिया, देन आफ्टर तो करंट पास करवाने के बाद कैपेसिटर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर ले। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप यही होगा जो कि इसके क्रॉस होगा, तो इधर तो करंट है नहीं, ओपन सर्किट है ये। तो यहाँ पे कैपेसिटर में वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो V आ जाएगा, और C/V कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, चार्ज अंदर कैपेसिटर निकल जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड CV²/2 कर सकते हैं आप। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को डील करना बता रहे थे हम लोग, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को डील करना। कैपेसिटर ऐसा दिया हुआ स्टेडी स्टेट में बता दें, फिर से खोल दोगे इसको, करंट की वैल्यू V/A, तो करंट की वैल्यू V/2R हो जाएगी। इधर करंट जाएगा उधर खुल जाएगा, और वोल्टेज तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे जो आ जाएगा इसी में आ जाएगा। तो कैपेसिटर में वोल्टेज तो दैट विल V/2R करंट हो गया, इसी में करंट जाएगा, सिर्फ इसी में करंट जाएगा, इसी में करंट जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। nth ऑर्बिट में कितनी थी स्पीड होती है, Z/n × 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। nth ऑर्बिट में स्पीड Z/n
एन से इन्वर्सली होता है ग्राफ हाइपरबोलिक, वी एन 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 का ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा जेड और एन दे करके, तो तुम्हें पूछ सकते हैं कि ऑर्बिट पे स्पीड बता दे तो आइडेंटिफाई कर लोगे। जेड और एन दे करके रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, एन स्क्वायर बाई जेड 0.53 एंगस्ट्रॉम, गुड। और क्या टोटल एनर्जी सर्किट लाइक ऑर्बिट में आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर और टेन स्क्वायर। एक्सप्रेशन देके मैच करवाने के लिए पूछ सकते हैं कौन सा, तो मैचिंग है। तो टोटल एनर्जी ऐसा हो गया। रेशियो याद होगा तुम्हें, टोटल एनर्जी जितना होगा उतना ही, उसी को पॉजिटिव में कर दोगे तो क्या जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, डबल कर दोगे तो क्या जाएगा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। एनर्जी स्पेक्ट्रम तो ऐसे ही नोट कर लोगे। और एक्साइटेशन एनर्जी -13.6, और किसी और आयन के लिए लिखना होगा तो इसको जेड स्क्वायर से गुना कर दोगे। और एक्साइटेशन एनर्जी यहाँ पे 10.2, किसी और के लिए तो जेड स्क्वायर से गुना कर दो एक्साइटेशन एनर्जी। हीलियम आयन के लिए तो 4 से गुना कर दोगे, लिथियम आयन के लिए 9 से गुना करके एक्साइटेशन आयन निकाल सकते हैं आप। तो वेवलेंथ का केस होता कि 1/λ = RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 से n1 पे कूद गया, लाइमन में 2 से 1 पे कूद गया, 2 से 1 पे कूद गया 1/1 माइनस 1/, तो 4, तो करस्पॉन्डिंग क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा। लाइमन का पहला लाइन का, बामर का पहला लाइन का करना होगा तो 3 से 2 पे कूदा दोगे, और दो बार 1/λ लिख करके दोनों का रेशियो लेकर के, तो एक का वेवलेंथ दिया हो तो दूसरे का आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। लाइमन अल्ट्रा वायलेट में होता है, बामर विजुअल में होता है, बाकी लोग इंफ्रारेड में होते हैं। और करस्पॉन्डिंग जो है तो क्या बोला जा रहा है कि एच एटम हाइड्रोजन एटम में, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन का जो वेवलेंथ है, और कौन से आयन में, तो बामर के सेकेंड लाइन का वेवलेंथ मैच कर जाएगा। बामर का सेकेंड लाइन है ना ये, तो सेकेंड लाइन का वेवलेंथ बामर वाला और लाइमन का पहला लाइन का वेवलेंथ सेम है, तो इसका एच एटम है, तो ये कौन सा आयन है, तो ये हीलियम आयन के लिए ट्रू होता। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी। या तो 1/λ फार्मूला से इक्वेट कर दो, इसका वेवलेंथ लिखो और इसका वेवलेंथ लिखो, इसमें जेड 1 हो जाएगा, इसमें जेड लेकर करोगे तो जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी, हीलियम आयन हो जाएगा। या नंबर ऑफ, तो इमिशन स्पेक्ट्रा, कितने नंबर ऑफ इमिशन से निकलते हैं, तो nth ऑर्बिट में क्या हो, टोटल नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। फार्मूला क्या होता है बेटा, तो n × n - 1/2, बाकी 1 से कोई जंपिंग नहीं होगी, 2 में तो 1 जंपिंग होगी, 3 से तो 3 जंपिंग होगी, और 4 से 6 जंपिंग, और 5 से 10, और 6 से तो कितना टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन्स होते हैं, तो 15 लाइन्स निकलते हैं। तो जहाँ पर रहेगा तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके।